नमस्कार। SCDRR के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में डॉक्टर शैलेंद्र विक्रम जी हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के भारती कॉलेज में प्राध्यापक हैं और आपका गाड़िया लोहार के विषय पे अच्छा शोध और अध्ययन है। तो आज हम चर्चा करेंगे गाड़िया लोहार। गाड़िया लोहार भारत की वो गौरवशाली जाति है जो भारत के गौरवशाली इतिहास को बताती है, गौरवशाली परंपरा को बताती है और भारतीय समाज के गौरवशाली संघर्ष की गाथा भी बताती है। यह जाति भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में पाई जाती है या निवास करती है। तो हम इस जाति के बारे में आज डॉक्टर शैलेंद्र विक्रम जी से जानेंगे। गाड़िया लोहार के बारे में आज हमें आप एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी धन्यवाद सर। गाड़िया लोहार एक घुमंतू समाज है जिसके उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान के मेवाड़ प्रांत से ये लोग निकले। आज जैसा सर ने बताया कि पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ये अलग अलग जगह पे निवास करते हैं। कुछ समय पहले तक ये हमेशा घूमते रहते थे, परंतु आज भी दिल्ली जैसी जगह पे इनको झुग्गी में रोड के किनारे लोहे का काम करते हुए देखा जा सकता है। इनके मूल में महाराणा प्रताप का विराट व्यक्तित्व भी है, जिसके नाते इनका जो बहुत उदात्त स्वरूप है, जो राष्ट्र को जानना चाहिए, हम लोग उस चर्चा के लिए आज शामिल हुए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गाड़िया लोहार का नाम कैसे आया? गाड़ी पे चलने वाली लोहार जाति या इसका कुछ अलग स्वरूप है? दूसरा कि क्या भारत में इस तरह की अन्य जाति भी है? क्या है कि गाड़िया लोहार ऐसा कोई नाम जो आज हम समझते हैं, वास्तव में इनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कहीं पर भोपलिया कोई कहता है, कोई केवड़िया कहता है, कोई घूमने वाला गाड़िया लोहार कहता है, इत्यादि इत्यादि। परंतु वास्तव में ये तो जैसे हमारे पूरे देश में जातियों की एक संरचना है जिसके मूल में कार्य था, कर्म था, जो अपने अपने काम से जो लोग जो भी काम किए उसी कालांतर में वही उनके जातियों के नाम में बदल गया। तो जो लोहे का काम करते थे उनको लोहार कहते थे। ये हमारे गांव की ही संरचना है कि पढ़ाई का काम करने वाला आचार्य कह लिया, लोहे का काम करने वाला लोहार हो गया, बाल को काटने वाला नाई हो गया। तो इसी प्रकार से ये भी सर एक लोहार समाज है। अब चूंकि जो भी राजा महाराजा उस दौरान में थे, मध्य युग में थे, तो कोई ऐसा आयुध का निर्माण तो हुआ नहीं था कि कोई गोली बारूद है या मिसाइलें हैं या बम है जो युद्ध में प्रयोग करें। युद्ध में उस समय प्रयोग होता था तलवार, भाले, बर्छे, ढाल। तो बनाएगा कौन जो लोहे का काम कर रहा है? तो जाहिर सी बात है इनका संबंध इस रूप में है कि ये सभी लोग लोहे का काम जानते थे, जिनको बहुत टेक्निकल जो बहुत तकनीकी के बहुत पास चले गए। तो बहुत सारे राजा जो भी हों, जिस भी रूप के राजा हों, यानी हिंदू राजा भी हों, मुस्लिम राजा भी हों, तो उनके साथ में एक इस प्रकार का काम करने वाला डिपार्टमेंट चलता ही था। और स्वाभाविक सी बात है, जैसे आज हम बहुत ताकत में कहते हैं ना, भारत दुनिया की तीसरी चौथी शक्ति है, तो वो इसलिए है कि हम मेड इन इंडिया कर पा रहे हैं। तो जिसके जिसके साथ उनका मेड इन रहा होगा, जो वो बनाते रहे होंगे, जो मतलब तलवार, भाला, बर्छी, तो वो उनका उसी रूप में उनका ग्लो था। गाड़िया लोहारों के साथ किया था कि क्योंकि जब हल्दी घाटी युद्ध से पहले ऐसा एक समय आया कि इतिहास में थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। महाराणा प्रताप के पिताजी राणा उदय को जब ये लगा कि संभवतः हम जो ये युद्ध हमारा चल रहा है मुस्लिम आक्रांताओं से, यानी डायरेक्ट बोलूं तो अकबर से हम हार सकते हैं, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि ऐसा करेंगे कि हम अंतिम युद्ध करेंगे। अंतिम युद्ध को
राजाओं के या हिंदुओं के नाते ऐसा माना जाता है कि उसको कहते हैं साका करना। साका क्या है कि सर में भगवा बांधा और अंतिम युद्ध लड़ने के लिए चले गए। उनकी जो पुरुष साका कर रहा है तो महिलाएं इधर क्या करेंगी, जौहर करेंगी, ये कॉन्सेप्ट में था। इसके पहले एक जौहर, कई जौहर हुए होंगे, लेकिन एक जौहर बड़ा विख्यात जौहर है जो महारानी पद्मिनी ने किया था जी। अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध के समय। तो ये राणा का डिसीजन था कि ये हमको लेना है, करना है, हम अंतिम युद्ध लड़ेंगे। परंतु जो उस राज्य में बहुत सारे लोग हैं, सेना में सेनापति भी हैं पूरा, और एक वर्ग है जो युद्ध के लिए जाने वाला है। परंतु उसमें कई लोगों ने, उनके आचार्यों ने, उनके समाज के लोगों ने कहा, सोचा, चिंतन किया कि अगर ये राणा चला गया तो शायद भारत में चारों तरफ, मतलब भारत को इस्लामीकरण से रोका नहीं जा सकता। अगर भारत को इस्लामीकरण से बचाना है तो सिसोदियों को बचाना पड़ेगा। तो सर क्या है कि जैसे भी आपने पूछा कि घुमंतु कैसे बने, तो जो घूमने का इतिहास है ना, बड़ा पवित्र कॉन्सेप्ट है, वो हमारे पूर्वजों की देन है, जिसपे फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन बस थोड़ा सा बताता हूँ कि ऐसे घूमने वाले समाज भी हैं जिनको सर दवा का बहुत नॉलेज है। उनसे अब ऐसे मान लीजिए कि अभी ओवरऑल बंजारों ने एक दवा दी, इनके सेनापतियों ने वो दवा इनके भोजन में मिलाया, इन्हीं प्लानिंग करके कि इनको आज हम दवा खिलाएंगे तो ये लगभग 2-3 दिन तक सोते रहेंगे, नहीं उठ पाएंगे। और इनके पूरे परिवार को तब क्या किया, जब ये लोग भोजन किए और बेहोश हो गए, राणा सहित उनका पूरा परिवार, तो अब बैलगाड़ियों पे उनको रखा और किले से, चूंकि जब आप जाएंगे चित्तौड़गढ़ के किले को देखने, उसका नाम चित्रकूट है, वहां जाएंगे तो एक शिलापट मिलेगा नीचे ही, और उस किले के चढ़ने से लगभग 250 मीटर नीचे रास्ते में पड़ता है। उस पे लिखा है कि ये चित्रकूट का किला है। तो चित्रकूट के किले पे चढ़ने और उतरने के लिए उन्होंने बैलगाड़ी का सहारा लिया। अब जैसे अभी कोई भी युद्ध हो रहा है, जैसे अभी भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है, तो हम बार बार चर्चा करते हैं ना कि पाकिस्तान ने विभिन्न सीमावर्ती गांव में अटैक कर दिया, या पाकिस्तान कहता है कि भारत का बम कहीं फट गया गांव में। तो सर क्या है कि गांव को बचाना है, लोगों को बचाना है, खेत को बचाना है, जिससे कि खराब ना हो। वैसे उस समय भी था कि जो ये घूमने वाला समाज है, इसको अटैक पे नहीं लाना है, इसको नहीं मारना है। ये तो आज महाराणा के किले से निकल रहा है, हो सकता है कल अकबर का साथ दे, सामान तो ढोएगा ना वो। तो इन लोगों ने रात में निकले ये, और ये उदयपुर से भी बहुत आगे एक जगह है गोगुंदा, और मतलब वहाँ 3-4 प्लेस हैं, लेकिन गोगुंदा एक प्लेस चुना इन लोगों ने और वहां चले गए। अब क्या है, जाने के क्रम में क्या है सर कि उनका साथ देने के लिए जो उनके बड़े विश्वस्त लोग थे, बहुत ज्यादा विश्वस्त। अब विश्वस्त कौन होगा किसी का, तो जो उनका आयुध बना रहा है, उन लोगों ने डिसीजन लिया कि ऐसा करते हैं कि आयुध बनाने वाले पूरे परिवार, यानी आयुध का मैं सेंस तलवार से लगा रहा हूँ, बम से नहीं लगा रहा हूँ, जो उनका तलवार ढाल ये बनाने वाले लोग हैं, इन्होंने कहा जरूरत पड़ेगी तो इनके साथ ये समाज जाए। लेकिन ये समाज जाने से पहले कंडीशन रखा उन बंजारों से कि भाई हम आपके साथ जा तो रहे हैं यहाँ से, परंतु हमारा आपके साथ एक तालमेल होगा, रोटी का संबंध होगा, बेटी का नहीं होगा। यानी हम प्योर रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि महाराणा प्रताप उस समय प्रताप के नाम से, प्रताप सिंह के नाम से विख्यात थे, और उनका बड़ा उनके साथ जुड़ाव था, आत्मीयता थी। तो इन लोगों की और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जिससे जुड़ करके इन लोगों ने उनके साथ जाना स्वीकार किया, बंजारों का मेकअप किया, कपड़ा पहना, उस गेटअप में आए, और खुद को बता के कि हाँ हम बंजारे हैं, हम सामान बेचने वाले लोग हैं, और उसी रूप में लोग बाहर निकल गए। तो चूंकि अब ये सब लोग गाड़ी से बाहर निकले और गोगुंदा तक गाड़ी से ही जा रहे हैं, उसके आगे जब इनका प्रवास होता है पूरे देश भर में, इन्हीं हल्दी घाटी के बाद, तो चूंकि ये गाड़ी से ही सामान बेच रहे हैं जो जीवन के लिए जरूरी सामान है, तो इनको लोगों ने बोला कि और लोहे का भी काम कर रहे हैं, कहीं खुरपी, कहीं हंसिया, कहीं इसको ठीक करना। तो चूंकि घरेलू सामान ठीक कर रहे हैं, तो लोगों ने ही अपने आप से नाम दे दिया कि कौन से लोहार है भाई जो गाड़ी से आ रहे हैं, बैलगाड़ी से, इसलिए इनका नामकरण हुआ गाड़ी लोहार। बाकी ऐसा कोई समाज नहीं है भारत के जातियों के इतिहास में कि कहीं पर गाड़िया लोहार ऐसा मिलता हो। आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई कि इनका, जैसा हम सुनते थे कि ये वीरता की जाति है, ये
भारत के निर्माण की, भारत की सुरक्षा की जाती है, भारत के संकल्प को बताने वाली जाती है, तो आपकी बातों से हमें इस बात का पूरी जानकारी हुई कि सच में ये जाति बहुत ही गौरवशाली अतीत रखती है, गौरवशाली इतिहास रखती है। अब मैं अगला सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि भारत की राष्ट्रीयता के मजबूती में इस जाति का हम योगदान किस प्रकार देखते हैं? सर, इस जाति का योगदान दो प्रकार से सोचना पड़ेगा। पहला तो प्रकार है कि महाराणा प्रताप यानी या सिसोदिया वंश को लोगों ने मान लिया कि अगर ये खत्म हो गया तो भारत में इस्लामीकरण आ जाएगा, और उनके डायरेक्ट साथ में ये समाज जा रहा है। एक तो ये प्रकार हो गया, अगर इस प्रकार से सोचते हैं तो। दूसरा प्रकार है सर कि इन लोगों ने उतरने के क्रम में, यानी जब ये राणा उदय और इनका पूरा परिवार नशे के आगोश में आ गया, बेहोश हो गए, गाड़ी पे इनको लटाया गया, तो उस समय कुछ घटनाएं घटित हुई। वहां इनके साथ में जो इनके सेनापति थे महाराणा प्रताप के, या जो उनके बहुत प्रमुख लोग थे, तो सर वो ऐसे लोग तो नहीं रहे होंगे ना, छोटे लोग, कि राणा चला गया तो हमको क्या लेना देना है, चलो हम विपक्षी सेना से मिल जाते हैं। या ऐसा भी सर वो लोग सोच सकते थे कि हम राजा बन जाते हैं, क्योंकि भारत के इतिहास में हम ऐसे बहुत बार सुने हैं कि राजाओं को मारने के लिए उनके चचेरे भाइयों ने, चाचा ने ऐसे अपदस्थ करने का प्रयास किया। लेकिन सर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ ऐसा नहीं दिखता। उन सारे लोगों ने राष्ट्र के लिए कि अगर राणा चला गया तो भारत में इस्लाम आ जाएगा, बचेगा नहीं भारत, संघर्ष में हम लोग आएंगे, हम संघर्ष में उस समय से थे ही, तो संघर्ष जारी रखना है। तो एक ऐसे समाज को ये जिम्मेदारी सौंप रहे हैं जो लोहे का काम कर रहा है, जो तलवार बनाना जानता है। अब सर ये गाड़िया लोहार समाज जब जा रहा है तो एक बात और क्या कर रहा है उन लोगों से कि 5 कस्में खा रहा है। यानी जैसे हमारे देश में ना कस्मों का बड़ा, एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ा इतिहास है। जैसे हमारा विवाह होता है तो हम कसम खाते हैं कि 7 जन्मों के लिए विवाह हो रहा है, कसम ही तो है। या सिंदूर कोई ऐसी बात है कि हम उसको छोड़ नहीं सकते। इस्लाम वाले कहते हैं ना तलाक तलाक तलाक, वैसे हो सकता है यहाँ। लेकिन सर कसमों के लिए हमने, जिन्हीं हमारे देश के लोग इस लेवल के बहादुर लोग हैं, इस लेवल के संसार के दूसरे अन्य कौमों से अगर कौम का नाम लें तो ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा विराट हैं, ज्यादा प्रभावशाली हैं, क्योंकि अगर इन्होंने वचन दे दिया तो पीछे नहीं हटते। हमारे यहाँ कहते हैं भगवान राम के साथ नाम जुड़ा है उनके पूर्वजों का, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो सर इन लोगों ने ना 5 वचन दिया। पहला वचन दिया कि इस चित्रकूट पे हम तभी चढ़ेंगे जब इसको जीतेंगे, जब ये हमारा होगा, चढ़ेंगे ही नहीं, यहाँ आएंगे ही नहीं लौट के। दूसरा कि जब हम ये अपना घर छोड़ के जा रहे हैं ना, तब तक घर नहीं बनाएंगे जब तक कि हमारा राजा फिर से वापस चित्तौड़ नहीं आ जाता। तो फिर कैसे रहेंगे, घूमते रहेंगे, घर ही नहीं बनाएंगे। तीसरा, चारपाई पे नहीं सोएंगे, कठोर जीवन का पालन करेंगे, हम जमीन पे ही सोएंगे। और चौथा कसम कि हम दीपक नहीं जलाएंगे, और जो खाने पीने के लिए बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं बस सब बर्तन ही नहीं रखेंगे, कुछ मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाएंगे, या जो और भी बने, जो जहाँ की जैसी सहजता होगी, जैसा जीवन जहाँ वो जाएंगे, जहाँ का जैसा मानस रहेगा उसी रूप में ढलने का प्रयास करेंगे, पर इसको नहीं अपनाएंगे। और 5वां, पानी पीने का रस्सा नहीं रखेंगे। वो सर रस्सा का कॉन्सेप्ट यह है कि कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि रस्सा का क्या मतलब है। तो क्या है सर कि वो हल्दी घाटी है ना, मतलब वो अरावली की श्रेणी है। अब वहाँ पानी निकालने के लिए तो कोई कुआं तो बन नहीं सकता पहाड़ पे, और ना उस समय आज की तरह नल की व्यवस्था है। तो पानी खींचने के लिए अगर मान लो बहुत बड़ा कुआं बना है, या कोई नदी नीचे से नदी बहती है, तो नीचे जाना पड़ेगा ना पहाड़ी से, तो नीचे कब तक जाएंगे डेली। तो क्या है, जैसे हमारे गांव में कुएं खेत की सिंचाई के लिए पहले इस्तेमाल होते थे ना, रहट लगता था कि वो 2 बैल हैं और उसमें एक चमड़े का पुढ़ नीचे तक गया और उसमें पानी आया, बैल आगे गया, पानी निकला, ऐसे निकालते थे पानी। और चित्तौड़ का किला इतने हाइट पर है, तो वहां तो रस्सा लगता है पानी पीने के लिए। तो इन लोगों ने कहा हम नहीं रखेंगे,
अब हमारे लोग क्या है, अगर प्यासे हैं तो पानी लाने के लिए उस बावड़ी तक जाएंगे, या उस अगर कोई छोटी मोटी नदी बह रही है तो वहां तक जाएंगे, दौड़ के आएंगे, जाएंगे तो मजबूत बनेंगे। क्योंकि सर ये इतना क्लियर था कि ये युद्ध लंबा चलने वाला है। जब लंबा चलेगा सर, आज देखिए कितना, लगभग 550 साल हो गया और आज तक ये अपने वचन पे अडिग है। कहीं पर आपको शायद उदाहरण मिले, यानी देश के आजादी के बाद हो सकता है आपको कहीं कुछ जगह किस राज्यों में इनको सुविधा मिल गई हो, इनके घर हो गए हो, लेकिन चूंकि मेरा काम तो ज्यादातर दिल्ली में है, मैंने तो नहीं देखा किसी को घर मिला है। सब रोड पर ही रह रहे हैं और अपने वचन को याद है उनको, महाराणा प्रताप उनको याद है। तो सर इस नाते ये राष्ट्रीय। बहुत अच्छा। 550 वर्षों से सतत संघर्ष के इतिहास के साथ जीने वाली जाति है। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस जाति को भारत के संविधान में कौन सा स्थान मिलता है? सामान्य जाति में गिनती होती है इनकी, ओबीसी में होती है, एससी में होती है, एसटी में होती है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि घुमंतु जाति है, तो घुमंतु जातियों को कई राज्यों में एससी का दर्जा है, कुछ राज्यों में एसटी का दर्जा है, लेकिन इनकी संवैधानिक स्थिति क्या है, ये मैं जानना चाहूंगा आपसे। सर चूंकि इनका अगर जो इनका ग्लो है, नहीं मैं उसको बार बार इसलिए गौरवशाली जो इनका इतिहास है, वो जैसे किसी का भी गौरवशाली इतिहास तभी बनता है ना जब वो व्यक्ति अपने लिए नहीं जी करके अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए या दूसरों के लिए जीता है। यहाँ पर सर ये जो समाज है ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए, महाराणा प्रताप के लिए जी रहा है। अब महाराणा प्रताप का नाम लेने का मतलब ये होता है, महाराणा प्रताप इज इक्वल टू राष्ट्र, कोई अंतर नहीं है, राष्ट्र कहिए या महाराणा प्रताप कहिए। क्योंकि महाराणा प्रताप बहुत सारी सुविधाएं ले सकते थे, समझौता कर लेते थे अकबर से, लेकिन सर ये समाज क्या किस प्रकार का है कि मतलब इस समाज ने समझौता ही नहीं किया। जैसे महाराणा प्रताप चाहते थे सब कुछ वैसे ही किया। अब जो ये प्रश्न आपका है, ये प्रश्न इसी के अंदर निहित है। वो कैसे है कि सर जैसे दूसरे समाज हैं तो हम उनको बहुत सालों से चले रहे हैं, जैसे बंजारों के साथ समझौता किया तो बंजारा एक घुमंतु समाज है, परंतु सर ये घुमंतु समाज बनी किसके लिए बना? देश के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत के लिए, मेवाड़ के लिए, ऐसे समझिए। क्योंकि ये लोहार है और हमारे पूरे देश में आजादी के बाद जो लोहार समाज की स्थिति रही वो ओबीसी में उनको लाया गया और विश्वकर्मा समाज के नाम से पूरे देश भर में बड़ा गौरवशाली सभी लोहार जाति का इतिहास है, क्योंकि उनका काम लोहे से जुड़ा है। अगर हम प्रौद्योगिकी का इतिहास उठा के देखते हैं तो जाहिर सी बात है जब भी टेक्नोलॉजी आई होगी तो उसमें लोहा शामिल था। यानी जब भी रेवोल्यूशन आया, पहला रेवोल्यूशन पत्थरों वाला था, दूसरा जब आया जब कृषि के लिए हल का उपयोग होना शुरू हुआ। अब चूंकि कृषि के लिए लोहे का उपयोग होना शुरू हुआ। अब जैसे मैंने हल बोला तो हल में लोहा लगा, तब एक रेवोल्यूशन आया। इनका काम क्या था? लोहे का काम था। इनके साथ है सर कि अब सरकार आजादी के बाद इन लोगों को वही लोहार मानती है जो शेष गांव के हैं ओबीसी वाले। अब इनके इस संघर्ष को, इनकी इन कस्मों को सरकारें याद ही नहीं करना चाहती। क्या है कि जब ये गाढ़िया लोहार लिखते हैं, जब ये गाढ़िया लोहार लिखेंगे तब ये जनरल कास्ट, और कहीं पर हर जगह ये लोग लोहार ही लिखते हैं। हो सकता है कि किसी ने लोहार लिख करके ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लिया हो। बाकी जो मेरी जानकारी है 99.9% समाज सामान्य वर्ग में आता है, और जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, राजपूत बिरादरियां, कायस्थ, ये बिरादरियां हैं, वैसे ये भी बिरादरियां। कितनी विडंबना है कि जो जाति आज भी घुमंतु है, खाना बदोश है, आज भी वो अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित है। अब मैं इस जाति के जो चुनौतियां हैं, जो इनकी समस्याएं हैं, उनकी ओर आज की चर्चा को लेके जाना चाहूंगा। क्या है सर कि इस समाज को लॉर्ड मैकाले ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बना करके 1871 में अपराधी मान लिया।
वो और केवल यही समाज नहीं था सर, लगभग 191 और भी घुमंतू समाज के लोग थे, अलग अलग जातियां थी। देश आज़ाद हुआ, इनको आज़ादी के समय से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं मिली कि जैसे ये आज़ाद हुए हों, ऐसा नहीं। इनको 1952 में आ, इस अपराधी कानून को निरस्त करने के लिए सरकार की तरफ से प्रपोजल आया, इनको निरस्त किया गया। इनकी व्यवस्थाएं कुछ ठीक हुई तब। लेकिन क्या है कि तब से आज तक 2025 तक कुछ राज्यों को अगर हम छोड़ देते हैं तो हम कोई ऐसी बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं देखते हुए पाते हैं कि इनके लिए बहुत बड़ा ऐसा कोई सरकार ने प्लान बनाया हो या काम किया हो। दिल्ली के स्थिति को परिप्रेक्ष्य में रख के और कुछ चित्तौड़ की स्थिति को, जहाँ पर मैं गया हूँ उदयपुर की तरफ, बहुत खराब स्थिति है। जैसे अगर ये कहीं गांव वगैरह में है, जैसे मैं उदयपुर का उदाहरण बता रहा हूँ, तब तो ठीक है, अगर आपको शौचालय जाना है तो आपने डिब्बा लिया और कहीं चले गए मैदान में। पर सर आप दिल्ली के सोचिए, जहाँ ये 40 साल से रहते हैं, शौचालय है नहीं घर में, क्योंकि एकदम सड़क के किनारे पटरी पे रहते हैं। एमसीडी वगैरह जो यहाँ डीडीए है, एमसीडी है और सरकारी एजेंसियां हैं, पुलिस वगैरह, इनको जब भी उनके मन में आता है इनको हटाना है, वो हटाने के लिए बुलडोजर लेके आ जाते हैं, उनको धमकाते हैं। डर के मारे ये अभी वो उसी सड़क के किनारे ही बिल्कुल फुटपाथ पे रहते हैं। कोई शौचालय नहीं है। शौचालय अगर है तो कम से कम इनके घर से, जहाँ इनकी झुग्गी है, वहाँ से कई जगह 200-300 मीटर, 400 मीटर दूर, कई जगह पे मैंने देखा है 500 मीटर, 600 मीटर दूर भी है। कल्पना करिए, हम हमारे घर में बिना शौचालय के क्या रह सकते हैं, और इनके पास तो किसी के पास शौचालय नहीं है। तो महिलाएं क्या करती हैं कि ये थोड़ा मुझे बताने में भी असहज महसूस हो रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि वो दीदियाँ टॉयलेट को, लेटरिन को रोक के रखती हैं। उनको बहुत बार समस्या होती है, जैसे किडनी, जैसे आंतों की और कोई समस्या, गैस बनती होगी तो उनको कम उम्र में ही उनको आंखों से दिक्कत होने लगती है। इस प्रकार से हाथ पैर में दर्द होता है, गैस से भी होता है। इस अनेकों प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स क्या बताएगा, वो तो कोई टेस्ट करके बता देगा कि हाँ आपको ये बीमारी है और इसकी दवा लो, ठीक हो जाओगे। पर मूल कारण क्या है, उस पर तो कोई जानना ही चाहता। पानी नहीं है उनके पास, कभी टैंकर आया तो पानी भरा लाइन लगा के। पानी अगर नहीं है तो पानी खरीद के लाना है। आप जरा सोचिए, जो मनुष्य को जीने के लिए भारत का संविधान भी कहता है कि यह आवश्यक चीजें हैं, ये मिलनी ही चाहिए किसी भी नागरिक को, चाहे विदेश का ही क्यों ना हो। ये तो हमारे अपने देश के लोग हैं, और इनके साथ इस प्रकार की समस्याएं आम समस्याएं हैं। अभी आज के दिन तक भी इनके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है। हर दिन डर बना है कि कब इनकी बस्ती टूट जाए। और क्यों टूट जाए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि सड़क के किनारे जो फुटपाथ है इसको खाली करो, उस पे एक्सीडेंट, उनके इसके नाते एक्सीडेंट्स होते हैं। चलो सर, मैं भी मानता हूँ कि एक्सीडेंट होने का यह एक कारण है जहाँ पर ये लोग हैं, परंतु सर 99 और भी कारण है। सरकारों ने, न्यायपालिका ने, या जो और भी तंत्र हैं, क्या सर उनको ये नहीं दिखाई देता कि ये लोग यहाँ 40 साल से रह रहे हैं? जब ये सड़क बनी तब वन वे थी। अभी जब ये लोग यहाँ आज के समय हैं तो सड़क का चौड़ीकरण कर दिया तो फुटपाथ पे आ गए। या जब आप इसको सिंगल से डबल कर रहे थे तो कहीं दूसरी जगह बसा देते। समस्या आपने खुद पैदा की। वो समाज जो हमेशा कहीं उठ के कहीं चला जाता है उसके लिए तो चलो ठीक है, लेकिन सर ये 40 साल से एक जगह रुक गए, 50 साल से एक जगह रुक गए। दिल्ली का ढाका एक गांव है, वहां तो सर ये लगभग 60 साल से हैं। और वो बता रहे थे, दादाजी हैं सतपाल जी, हमारे मित्र हैं, उनके पिताजी, कि भैया हम यहाँ, हम लोग जब रुके तो हमारी बैलगाड़ी के साथ हम रुके थे, और तब सड़क वहां दूर आगे तक थी, 50 मीटर आगे थी। अब पीछे क्या हुआ कि कॉलोनी में कॉलोनी बन गई और आगे सड़क बन गया, तो हम तो सिमट के रह गए। अगर उसी समय इनको कहीं कह दिया गया होता कि आप यहाँ से जाओ, तो चाहे कुछ इनके मन में जो भी भावना आती, उस भावना को लेकर के चले भी जाते हैं, अच्छा या बुरा।
लेकिन अभी तो क्या है, बिजली का मीटर भी लग गया है, बच्चे वहीं से स्कूल जाने लगे हैं। अगर अगर अभी आप तोड़ते हैं तो इनके साथ एक साथ कितनी सारी समस्याएं हैं। अब कोई कल्पना करेगा कि पढ़ते क्यों नहीं, कैसे पढ़ेंगे? जब आप हर दिन तोड़ने आ जाओगे तो पढ़ेंगे कैसे हो? दूसरी चीज है सर कि वहाँ 24 घंटे का रोड है। कल्पना करिए कि अगर कोई एक भी बच्चा वहाँ पढ़ के आ रहा है तो हमारे हिसाब से तो वो इतना बड़ा काम कर रहा है जैसे वो एवरेस्ट पे चढ़ के नीचे उतर रहा हो। तभी बिल्कुल तो वो आगे जा रहा है वो। बिल्कुल। अभी आम समस्याएं हैं। और मतलब इस प्रकार के जो बहुत, और अच्छा कुछ सर ऐसे भी लोग हैं जो, जिनकी जो नजरें हैं वो, आप उसको हमारे देश में या किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं की जा सकती। उनको उस दृष्टि से देखना, उनके बच्चों को उस दृष्टि से देखना, चूंकि चित्तौड़ का संबंध है, महाराणा प्रताप का संबंध है, महाराणा प्रताप ने विवाह भी इसमें किया था। हम्म। सुंदर समाज है ये, सभ्य है। पूरे दिल्ली में इनके ऊपर एक भी कहीं केस नहीं मिलेगी आपको। बहुत अच्छी बात है। मेरी जानकारी में नहीं है। मुझे भी 11 साल इस पे काम करते हुए हो गया, मैंने नहीं देखा है। आचरणहीनता की कहीं एक भी घटना मैंने नहीं देखी है। जब ये समाज आगे बढ़ा, इवन कि आपको एक बहुत बड़ा एक स्वाभिमान, एक गौरव वाला आपसे बताता हूँ कि कोविड में सबका काम बंद हो गया, इनका भी बंद हो गया। जब सेवा भारती जैसे संगठनों ने इनकी मदद करने के लिए कहा कि हम आपको कुछ राशन पहुंचाते हैं, तो अब इनके पास था ही नहीं, तो करें तो क्या करें। इन लोगों ने राशन लिया, लेकिन सर इन लोगों ने पूरे दिल्ली भर में 200-200 रुपए, 100-100 रुपए ऐसे मिला के 1 लाख रुपए इकट्ठा किए। 50,000 रुपए भारत सरकार को दिया प्रधानमंत्री राहत कोष में, और 50,000 रुपए सेवा भारती को दिया, संगठन मंत्री जी को बुला के पालम की बस्ती में, कि आपको पैसा इसलिए दे रहे हैं कि आपने हमारा इस बहुत विषम परिस्थिति में साथ दिया है। इस पैसे का, इस सम्मान का मोल तो नहीं दे सकते, लेकिन चूंकि हम लोग स्वाभिमान के साथ जीते हैं, हमारे अंदर राष्ट्र जीवित है, इसलिए ये हमारा कुछ अंशदान आप ले लीजिए। तो आपकी बात से पता चलता है कि इस जाति के रग रग में स्वाभिमान भरा हुआ है, लेकिन भारत सरकार की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ऐसी जाति के ऊपर। आज भारत में जातीय जनगणना होने जा रही है, तो मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से भारत सरकार से भी निवेदन करता हूं कि गाड़िया लोहार जैसी घुमंतु जातियों को भी जातीय जनगणना में शामिल कर सके, जिससे वो भी समाज की मुख्य धारा के व्यक्ति बनने, नागरिक बनने की दिशा में आगे आ सके। और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा आपको और सेवा भारती को, कि जो इस समाज के बारे में चिंता करता है